नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में हुई एंट्री, राकेश टिकैत का मिला साथ, विपक्ष का भी मिला आशीर्वाद। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एंट्री कर गई। राहुल गांधी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर से पदयात्रा कर दोपहर में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में दाखिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ में 3 दिनों तक यात्रा में शामिल होंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का साथ तो मिला, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशीर्वाद ही मिल पाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को बधाई दी है। उन्होंने एक पत्र भेजकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है कि यात्रा में शामिल होने के लिए मिली चिट्ठी के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अपनी व्यस्तता का हवाला देकर भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया है। वहीं सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी यात्रा में शामिल होने के लिए किसी तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग और किसान संगठन को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत भी यात्रा का स्वागत करेंगे। किसान यूनियन के कार्यकर्ता यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके से जाटलैंड और किसान बेल्ट में राकेश टिकैत के साथ आने से कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, दूसरी बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मिली धमकी। पंजाब की दीवारों पर लिखे गए खालिस्तानी नारे, एसएफजे ने ली जिम्मेदारी। आपको बता दें कि पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान के समर्थन में दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। ये नारे इस बार श्री मुक्तसर साहिब में एसएसपी ऑफिस की दीवारों पर लिखे गए हैं। ये दूसरी बार है जब यहां इस तरीके की हरकत की गई है। इससे पहले भी इन्हीं दीवारों पर इस तरीके के नारे लिखे जाने का मामला सामने आया था। लगातार पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि घर घर में दहशत का सामान पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में राहुल गांधी को धमकी भी दी गई है। दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते में 11 जनवरी 2023 को पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने जा रही है। दूसरी बार राहुल गांधी को धमकी दी गई है। राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी दी गई है कि वो पंजाब की सड़कों पर चलकर दिखाएं। अगली बड़ी खबर, 2024 के रण से पहले फरवरी में होगा कांग्रेस का अधिवेशन। सीडब्ल्यूसी के चुनाव का भी हुआ ऐलान। आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का अधिवेशन अगले महीने फरवरी में आयोजित होने जा रहा है। रायपुर में 24, 25 और 26 फरवरी को कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। पार्टी के स्टैंड को लेकर बातचीत होगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास रहेगा। इस अधिवेशन के अलावा सीडब्ल्यूसी के चुनाव भी उसी समय करवाने की तैयारी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ था और कांग्रेस अध्यक्ष का चयन किया गया। अब उसी परंपरा के तहत हमने बता दिया था कि फरवरी महीने में कांग्रेस अधिवेशन करवाया जाएगा। अब यह फैसला हुआ है कि अधिवेशन 24, 25 और 26 फरवरी को आयोजित होगा। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कुल 6 मुद्दों पर अधिवेशन के दौरान चर्चा की जाएगी। इसमें आर्थिक से लेकर राजनीति तक, खेती से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस बात पर भी मंथन होगा कि हर मुद्दे पर कांग्रेस क्या स्टैंड रखा जाए। अब कांग्रेस का यह अधिवेशन उस समय हो रहा है जब 2024 का लोकसभा रण ज्यादा दूर नहीं है। अगले साल होने वाले उस महाचुनाव में कांग्रेस को फिर पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरना है। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शंखनाद कर दिया है, लेकिन कई और मुद्दों को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट होनी है। उन्हीं रणनीति के लिए यह अधिवेशन काफी अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ना काले धन पर लगी लगाम, ना टैक्स चोरी हुई कम, नोटबंदी के बावजूद सारे दावे हो गए फेल। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वर्ष 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी विपक्षी दलों के नेता बीजेपी की केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता व सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे कपिल सिब्बल ने आज सरकार पर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश सदस्यों ने समर्थन किया। नोटबंदी लागू करने का मकसद था काले धन पर लगाम लगाना, टैक्स चोरी को कम करना, नकली नोटों का चलन बंद करना, आतंकवाद पर अंकुश लगाना और भ्रष्टाचार की समस्याओं से निपटना, मगर सब फेल रहा। किसे माफी मांगनी चाहिए? आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने इसको लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। नोटबंदी को लेकर कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार को पहले भी घेरा। कपिल सिब्बल का आरोप है कि सरकार ने नोटबंदी से सुधार के नाम पर देश के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर दी थी। सिब्बल के मुताबिक नोटबंदी गैर जरूरी थी। मोदी ने यह फैसला लेकर अच्छा नहीं किया। सुधारों को जो दावा नरेंद्र मोदी कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा भाजपा का हौसला, राफेल, पेगासस और अब नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष हुआ नाकाम। यह आपको बता दें कि बीते 6 साल से मोदी सरकार के खिलाफ अहम सियासी मुद्दा रहे नोटबंदी पर भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में विपक्ष ने करीब आधा दर्जन मुद्दों को हवा दी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। नोटबंदी से पहले विपक्ष को पेगासस जासूसी कांड, गुजरात दंगे में पीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट, जस्टिस लोया की मौत, धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय को मिले विशेष अधिकार और सामान्य वर्ग आरक्षण जैसे मामलों में फैसला मोदी सरकार के पक्ष में आया है। नोटबंदी के हक में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा और मोदी सरकार के लिए बेहद अहम है। करीब 6 साल पहले लिए गए इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दल सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे थे। इसे लगातार असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम भी लगातार दलील दे रहे थे। हालांकि अब शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस फैसले में कोई भी गलती नहीं मिली है। नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद मिशन 2024 के लिए भाजपा के हौसले अब बेहद बुलंद हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगातार अदालत को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। शीर्ष अदालत के फैसले से अब साफ हो गया है कि नोटबंदी का फैसला गरीबों के हक और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लिया गया था। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की अगुवाई में गाजियाबाद पहुंची कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के ब्रेक के बाद आज सुबह फिर से शुरू हुई। ये यात्रा आज गाजियाबाद पहुंच गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। यात्रा की आज यूपी में एंट्री हो गई है। दिल्ली से शुरू होकर यह यात्रा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी पहुंची है। राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी के जज्बात एक हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने राहुल गांधी को कहा थैंक यू। ये आपको बता दें कि यूपी के जज्बात एक हैं। ये बोल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण के गाने के हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। आमंत्रण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती ने राहुल गांधी को थैंक यू कहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया और कार्यक्रम में सफलता के लिए कामना की, लेकिन साथ ही यात्रा में शामिल होने को लेकर अपनी असमर्थता जताई। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि अखिलेश यादव यात्रा में शामिल नहीं होंगे और पार्टी के किसी अन्य नेता के कार्यक्रम में आने की कोई भी संभावना नहीं है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उसमें शामिल होने के लिए उन्हें पत्र लिखने के लिए सोमवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं व राहुल गांधी की ओर से इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। हालांकि इस यात्रा की कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में बसपा सुप्रीमो शामिल होंगी या नहीं। बसपा नेता ने इस बारे में ट्वीट के माध्यम से भी कोई भी जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत जोड़ो यात्रा के यूपी चरण का गीत भी ट्वीट किया है। उन्होंने साथ ही लिखा कि आइए प्रेम व प्रगति के लिए 2 कदम साथ चलें। 3 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर निजी हमला करना गुलाम नबी आजाद की थी गलती, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें न्योता तक नहीं दिया। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने के अंत तक जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है। इस बीच महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एवं उमर अब्दुल्ला को न्योता मिलने की बात सामने आई है। इन नेताओं ने यात्रा में शामिल होने की बात भी कही है, लेकिन कभी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पहचान रहे गुलाम नबी आजाद को इसके लिए निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसा तब हुआ है जब गुजरात और हिमाचल चुनाव के दौरान गुलाम नबी आजाद ये
भी कह चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। यही नहीं, बीते सप्ताह यह खबर भी आई थी कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने ऐसी खबरों का खंडन कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि गुलाम नबी आजाद को यदि पार्टी छोड़नी थी तो छोड़ देते, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी वो गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निजी हमले करके गलती कर दी? क्या इसी वजह से उनकी कांग्रेस में दोबारा वापसी नहीं हो पा रही है? दरअसल न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी और अखिलेश प्रसाद सिंह ने गुलाम नबी आजाद से वापसी को लेकर बात की है। आपको बता दें कि लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में वापस आने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा तो उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया आरजेडी का जंगल राज। ये आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार बने अभी 5 महीने का वक्त भी नहीं बीता है, मगर अभी से आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसके पीछे की वजह आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। दरअसल जब से सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से हटे हैं तब से वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। इसी को लेकर अब दोनों दलों के बीच में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के रवैये को लेकर सीधा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर ही हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार को लगातार सुधाकर सिंह तानाशाह कहते चले आ रहे हैं। हाल ही में छपरा में हुए शराब कांड के लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया था। सुधाकर सिंह का कहना था कि उस जनसंहार के लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी भी कहा था। अब नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा उखड़ गए और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट में सुधाकर सिंह के भाषाई मर्यादा पार करने के मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव को आरजेडी के दौर के जंगल राज की याद दिलाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुधाकर सिंह उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी। उन्होंने आगे अपनी पोस्ट में कहा कि सुधाकर सिंह को बताइए कि कम से कम बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकालने जैसे मर्दानगी भरे काम के लिए तो नीतीश कुमार को बिहार का इतिहास निश्चित ही याद करेगा। ऐसे बयानों पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना बेहतर होगा। अगली बड़ी खबर, सड़कों पर अब नहीं होंगी सभा और रैलियां। जानलेवा भगदड़ के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने लगा दी रोक। ये आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में अब सड़कों पर सार्वजनिक सभाएं और रैलियां आयोजित नहीं की जाएंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला पिछले हफ्ते मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP की एक रैली में भगदड़ की 2 घटनाओं के मद्देनजर लिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह आयोजित एक रैली में भगदड़ के कारण 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया। सड़कों पर अब आंध्र प्रदेश में कोई भी सभा और रैली आयोजित नहीं की जाएगी। इस पर आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे तरीके से रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, जय श्री राम के नारे से भड़कने वाली ममता बनर्जी ने लेफ्ट और भाजपा पर बोला जोरदार हमला। बोली राम और बाम अब एक हो गए हैं। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और वाम दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर पश्चिम बंगाल में रणनीतिक मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने मंच से कहा कि प्रदेश में राम और बाम अब एक हो गए हैं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी आइडियोलॉजी लोगों को धर्म के आधार पर तोड़ना है और हमारी आइडियोलॉजी लोगों को जोड़ने की है। गौरतलब है कि जय श्री राम के नारे से भड़ककर ममता बनर्जी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के कार्यक्रम में मंच से हट गई थी। इससे पहले भी एक बार वो ऐसे ही नारों से नाराज हो गई थी। बड़ी बड़ी खबर, भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर से दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। ये आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थिति लौट आई है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के अलावा देश के पूर्वी हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR सहित देश के कई राज्यों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग ने उत्तर भारत के कई
राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में अगले से 4 से 5 दिनों के दौरान शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या यूपी में भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।